अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार। और आज मैं जो है वो जो स्टूडेंट्स कराची यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो टेस्ट की तैयारी करने वाले हैं, तो इस हवाले से मैं जो है वो एक लेक्चर तैयार कर रहा हूँ जिसमें मैं फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कंप्लीट जो एमसीक्यूज़ हैं उन पे डिस्कस करने वाला हूँ केमिस्ट्री के। तो कुछ हैं 100+ एमसीक्यूज़ हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो आपके काम आएंगे। तो अगर आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें तो फिर आपके टेस्ट में मार्क्स अच्छे खासे आ सकते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ पहले मैं यहाँ पर करूँगा सॉल्व। तो फर्स्ट है कि व्हाट इज़ द रिलेटिव रेट ऑफ एफ्यूजन फॉर CO एंड CO2। तो ये हमारे पास फर्स्ट ईयर ये चैप्टर 2 से एमसीक्यूज़ हमारे पास है ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन से कि रेट ऑफ एफ्यूजन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कितनी होगी रिलेटिव। तो देखें अब इसमें रूट में ऊपर हम रख देंगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास 44 और नीचे रख देंगे हम कार्बन मोनोऑक्साइड का मास 28। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास लगभग जो है वो 2 करके आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये यहाँ पर 28 है तो और यहाँ पर फिर 2√2 करके कुछ आ जाएगा, तो 1.4 या 1 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा। तो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड 1 पॉइंट समथिंग टाइम्स फास्टर कार्बन डाइऑक्साइड से डिफ्यूज़ करेगी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि CO इज़ 1.25 टाइम्स फास्टर देन CO2। चूँकि आपको कैलकुलेटर यहाँ पर मौजूद नहीं होगा तो आपको बाय यूजिंग दिस जो है वो अपने सेंस के थ्रू यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन करनी है। सेकंड है द वीकेस्ट इन स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्स से मुराद यहाँ पर हमारे पास हो गया सेकेंडरी बॉन्ड। तो सबसे वीकेस्ट जो हमारे पास सेकेंडरी बॉन्ड इनमें से होगा हाइड्रोजन बॉन्ड वेंट्रावॉल फोर्स अमंग द पोलर मॉलिक्यूल आयनिक बॉन्ड में से जो वेंट्रावॉल फोर्स होंगे वो हमारे पास वीकेस्ट हमारे पास फोर्स होंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्स होंगे। तो इन्हीं को वेंट्रावॉल फोर्स कहते हैं, जिसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस आ सकते हैं, लंडन फोर्सेस भी इसी के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं तो डायपोल डायपोल या फिर जो आपके पास जो है वो लंदन फोर्सेस हैं। ठीक है, तो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस तो वो आपके पास वेंट्रावॉल फोर्सेस में ही आते हैं। थर्ड है द इंट्रोडक्शन ऑफ कैल्विन स्केल इन थर्मोमेट्री इज अकॉर्डिंग टू डैश। तो कैल्विन स्केल जो थर्मोमेट्री में डाला गया वो चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग डाला गया, क्योंकि चार्ल्स लॉ ही जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच एक लिंक आपको बताते हैं। फोर्थ है फॉर अ गैस वेयर वॉल्यूम एंड प्रेशर आर 1 dm³ एंड 2 atm रेस्पेक्टिवली व्हाट शुड बी इट्स न्यू वॉल्यूम एंड प्रेशर इज इंक्रीज टू 6 atm एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो ये बॉल्स लॉ है P1 V1 इक्वल टू P2 V2 के थ्रू हम इसको मालूम कर सकते हैं कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड आउट द फाइनल वॉल्यूम। तो V2 बराबर हो जाएगा P1 V1 अपॉन P2। ठीक है, तो P1 हमारे पास हो गया दिस इज़ 2 और V1 हो गया हमारे पास 1 और P2 हमारे पास 6 हो गया। तो 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6। ठीक है, हाँ, तो ये 1/3 हो गया, तो 1/3 डेसीमीटर क्यूब बी इज़ द करेक्ट आंसर, न्यू वॉल्यूम। फिफ्थ है 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 273 केल्विन अंडर 1 atm प्रेशर हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ डैश। तो 273 केल्विन और 1 atm प्रेशर, ये आपको पता ही STP कंडीशन आपको दी जा रही है। और STP कंडीशन पे 2 मोल्स जो है वो उसका वेट कितना हो जाएगा, 1 मोल का होता है 22.41। तो 22.41 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 44.82 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो MCQ नंबर 6 की तरफ आते हैं। विच A1 इज़ फॉल्स फॉर एवोपरेशन। तो एवोपरेशन के लिए क्या चीज़ फॉल्स, आप जानते हैं एवोपरेशन में क्या होता है, लिक्विड जो है वो गैस की सूरत अख्तियार करती है। तो जो है सरफेस फिनोमिना, तो ये तो है सरफेस फिनोमिना भी है, कंटिन्यूस प्रोसेस भी है, लगातार एवोपरेशन जारी रहता है। एक्जोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज़ होती है, और कॉस कूलिंग, कूलिंग भी कॉस करता है। ठीक है, तो एक्जोथर्मिक प्रोसेस नहीं है एवोपरेशन का, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फॉल्स होगा एवोपरेशन के लिए, चूँकि एक्जोथर्मिक जो एवोपरेशन है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। क्योंकि जब हीट मिलती है किसी लिक्विड को तब जाकर वो एवोपरेट होता है, तो एंडोथर्मिक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, तो वाटर तो शो करेगा चूँकि HOH है, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वाटर तो नहीं है। तो डज नॉट शो जिसमें नहीं दिखाना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसकी इथाइल अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। चूँकि इथाइल अल्कोहल में आप जानते हैं एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस साइड पर, इधर पर। फिनॉल की बात करें तो फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन के साथ जो है वो OH की अटैचमेंट होती है। तो यहाँ पर फिनॉल में भी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। डाई इथाइल ईथर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है।
क्योंकि डाईइथाइल ईथर होता है C2H5O, और अगर यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन डायरेक्टली किसी जो है वो किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड नहीं है। अगर इसको कंप्लीट स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से होता है, ये C2H5 है, फिर यहाँ पर ये हमारे पास C2H5 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ डायरेक्टली किसी भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड नहीं है, और हाइड्रोजन की अगर डायरेक्ट बॉन्डिंग अगर नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ तो फिर वो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो डाईइथाइल ईथर के अंदर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। नेक्स्ट है 8th है, विच इस वन इज़ अ कंडक्टर बट इज़ नॉट मेलिएबल। तो आप जानते हैं मेलिएबल सारे मेटल्स होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं तो वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक मेलिएबल है। तो इस तरह से आयरन, सिल्वर और प्लेटिनम कट जाएगा। ग्रेफाइट जो है वो कंडक्टर तो होता है बट मेलिएबल नहीं होता। ग्रेफाइट जो है वो ब्रिटल होता है, जैसे पेंसिल की नोक आपकी होती है तो ये ब्रिटल होता है, ठीक है। इसको अगर आप हथौड़ी मारेंगे, हैमरिंग करेंगे तो ये टूट जाएगा। तो ग्रेफाइट एक कंडक्टर है लेकिन ये मेलिएबल नहीं है बल्कि ब्रिटल है। नेक्स्ट द डेंसिटी ऑफ वाटर में बी, वाटर की डेंसिटी इक्वल टू दैट ऑफ आइस। हमें पता है कि वाटर की डेंसिटी जो है वो हमारे पास 0.1 ग्राम पर ml होती है, और आइस की जो डेंसिटी होती है वो 0.9 होती है, ठीक है। तो इक्वल टू दैट ऑफ आइस, ग्रेटर देन दैट ऑफ आइस। तो वाटर की डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है आइस से। दैट्स वाई क्या होता है कि आइस की डेंसिटी कम होती है, तो इसलिए आइस जो होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। 10th है द नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन 29.25 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। अब 29.25 ग्राम हमें पता है, ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज़ हाफ मोल ऑफ 0.5 मोल, यहाँ पर हमारे पास ही हो जाएगा 0.5 मोल। जो ये कॉमन सॉल्ट होता है 58.5 ना, तो 58 मास है, ये हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास है। 29.25 से जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर इसका 0.5 आएगा। और आधे मोल जो आपके पास कॉमन सॉल्ट होगा उसमें नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कितने होंगे, तो ये 0.5 इंटू एवोगाड्रोज नंबर Na से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.02 10 की पावर 23 से, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास बी, 3.01 इंटू 10 की पावर 23। 11th MCQ से अ मेलिएबल सॉलिड इज़ वन दैट कैन बी। तो मेलिएबल सॉलिड वो होता है जिसको क्या किया जा सकता है, तो उसकी हैमरिंग करके उसकी शीट्स बनाए जा सकते हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स। 12 है आइसोमॉर्फिक सब्सटेंसेज हैं। देखो आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म दो चीज़ होते हैं। आइसो मतलब होता है सेम, और मॉर्फ के मतलब होते हैं स्ट्रक्चर। अगर दो अलग अलग कंपाउंड के सेम स्ट्रक्चर हो तो वो आइसोमॉर्फस कहलाते हैं। तो उनकी सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। सेम फिजिकल एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब आइसोमॉर्फस सब्सटेंस में जैसे NaF और उसके अलावा MgO, इन दोनों के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं सेम होते हैं, क्यूबिक होते हैं, तो ये आइसोमॉर्फस हो गए। ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फस हो गए, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पर इन केमिकली तो ये डिफरेंट होंगे बट फिजिकली सेम होंगे। तो सेम फिजिकल एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 है व्हेन वन एन एटम एब्जॉर्ब्स एनर्जी द लाइंस इन द स्पेक्ट्रम विल अपीयर विच आर डैश। जब एक तो दो तरह के स्पेक्ट्रा हमारे पास जनरेट होते हैं। स्पेक्ट्रा दो टाइप्स के हमारे पास हैं। एक स्पेक्ट्रा जो है वो हमारे पास होता है, स्पेक्ट्रा हमारे पास दो टाइप्स के हैं। एक स्पेक्ट्रा हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, और दूसरा हमारे पास कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो कि जब लाइट निकलती है, एमिट हो रही होती है, तो उसमें हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा में, जबकि एब्जॉर्प्शन जब हो रही होती है तो उस वक्त हमें डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं। तो जब एक एटम एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है और वो डार्कर होता है, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14 है इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन, बोथ ए एंड बी रेडियो एक्टिविटी। तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज कब होता है, तो देखिए अल्फा एमिशन में, जब बीटा एमिशन में, तो जब बीटा एमिशन होती है, बीटा डिके होता है, तो सूरत में एटॉमिक नंबर की इंक्रीमेंट होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे कोई भी पार्टिकल है एक्स है, अगर वो अल्फ़ा बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है, जैसे कि एक्स के का एटॉमिक नंबर z है और मास नंबर a है, तो बीटे का पार्टिकल जब एमिट होता है तो उससे एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। तो जो y बनेगा हमारे पास, तो वो z+1 हो जाएगा, जबकि एटॉमिक मास सेम रहता है। इसकी वजह ये होती है, सिंपल सी बात है, जो बीटा पार्टिकल जब बनता है तो उसमें एक न्यूट्रॉन जो है वो डिके हो जाता है, ठीक है। एक न्यूट्रॉन हमारे पास इसके अंदर डिके हो जाता है,
तो एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन जब डिके होता है तो डिके होकर वो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन भी ब्रेक हो जाता है, तो प्रोटॉन एक इजाफा हो जाता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस के अंदर एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। तो बीटा मिशन करेक्ट है। 15 एटॉमिक ऑर्बिट्स हैविंग सेम एनर्जी, सेम एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नॉट इट इज़ नॉट ऑर्बिट्स, इट शुड बी ऑर्बिटल्स। वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी सेम एनर्जी होंगी उनकी क्या कहा जाएगा? जैसे पी एक्स, पी वाई, पी जी। अब इनकी तीनों की सेम एनर्जी हमारे पास है, ठीक है, तो ये पी एक्स, पी वाई, पी जी, तो इनको हम लोग कहते हैं डी जेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पी एक्स, पी वाई, पी जी, दीज आर कॉल्ड डी जेनरेट ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल। तो ये चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज अब आ रहे हैं कि किस तरह का बॉन्ड जो है वो ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल से बनता है। देखो, पी ऑर्बिटल जो ओवरलैप हो सकते हैं डम्बल शेप के होते हैं, तो ये पी ऑर्बिटल इस तरह से हेड टू हेड ओवरलैप भी हो सकते हैं और इस तरह से उनके अंदर पैरेलल ओवरलैपिंग भी हो सकती है, ठीक है, पैरेलल ओवरलैप भी हो सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन भी कर सकते हैं और पाई बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोथ। 17 है, द ऑक्टेट रूल डज नॉट ऑलवेज होल्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। किसके लिए ऑक्टेट रूल हमेशा फॉलो नहीं होता? कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फॉस्फोरस। द ऑक्टेट रूल डज नॉट ऑलवेज होल्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉस्फोरस होता है वहाँ पर हमारे पास ऑक्टेट रूल हमेशा फॉलो नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं फॉस्फोरस में हमारे पास एक कंपाउंड बनता है PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। और PCl5 में क्या होता है हमारे पास कि इसमें फॉस्फोरस के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सटेंडेड ऑक्टेट। जब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो ये फॉस्फोरस करेक्ट आंसर हो गया। 18 विच ऑफ द सॉलिड डज नॉट कंटेन कोवेलेंट बॉन्ड। किसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा? कॉपर, आइस, डायमंड, ग्रेफाइट। तो कॉपर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, बल्कि कॉपर के अंदर जो बॉन्डिंग पाई जाएगी दिस विल बी मेटेलिक बॉन्ड। तो कॉपर के अंदर मेटेलिक बॉन्ड होगा। आइस के अंदर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, चूँकि आइस तो वाटर ही है। और डायमंड में भी आप जानते हैं डायमंड में जो है वो कार्बन के एटम्स टेट्राहेड्रल अरेंज होते हैं इस तरह की स्ट्रक्चर में। और ग्रेफाइट के अंदर भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, चूँकि उसमें इस तरह से हेक्सागोनल शेप में जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो अरेंज होते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन दैट CO2 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं नॉन पोलर होता है, इसकी वजह क्या होती है इसके पीछे कि लीनियर ज्योमेट्री, डायपोल मोमेंट इज जीरो, sp हाइब्रिडाइजेशन, नन ऑफ दिस। तो देखें sp हाइब्रिडाइजेशन भी होती है, लीनियर ज्योमेट्री भी होती है, डायपोल मोमेंट ज़ीरो भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे मेन एक्सप्लेनेशन इसकी है इसकी लीनियर ज्योमेट्री, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो आपके पास जो है वो लीनियर होता है, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है। और लीनियर स्ट्रक्चर की वजह से 180 डिग्री बॉन्ड एंगल की वजह से ये हमारा नॉन पोलर होता है, इसी वजह से इसके जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू है वो भी ज़ीरो होती है। 20 विच वन इज़ नॉट द एब्सोल्यूट टर्म ऑफ द एलिमेंट। कौन से एब्सोल्यूट टर्म नहीं है? एब्सोल्यूट टर्म किससे कहते हैं? जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता लग जाए, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकें बाय मीन्स ऑफ एनी स्केल और एनी इंस्ट्रूमेंट। तो आयनाइजेशन एनर्जी को कैलोरीमीटर से आप जो है वो आप उसको बता सकते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी आप कैलोरीमीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी। एटॉमिक साइज़ को भी आप बता सकते हैं एंगस्ट्रॉम की सूरत में। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारे पास, ठीक है, तो वो हमारे पास एब्सोल्यूट टर्म है, इसी वजह से उसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है। ये जस्ट एक कंपैरिजन होती है कि फ्लोरीन को हाईएस्ट दे दिया गया 4.0 और सबसे कम जो है वो सीजियम को दे दिया गया 0.7 और बाकी तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ इनके बीच में डाल दी गई। तो वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक कौन सा टर्म है? ये एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म है जिसके अंदर एक रिलेटिव वैल्यूज़ हम बता रहे होते हैं। नेक्स्ट है, इन O2 ईच टाइप ऑफ ऑक्सीजन, ईच ऑक्सीजन एटम इज हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन आप जानते हैं जब ऑक्सीजन को आप ड्रॉ करेंगे तो डबल बॉन्ड बनता है, और डबल बॉन्ड जब भी बनता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। तो ऑक्सीजन एटम में दोनों कार्बन एटम जो है ऑक्सीजन एटम हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आप देख सकते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है ऑक्सीजन में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, जिसकी वजह से ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। 22 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A 2A। 1A 2A के ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होते हैं? मतलब अल्कली मेटल्स, अल्कलीन अर्थ मेटल्स। तो ये हमारे पास जितने चूँकि मेटल्स हैं सारे मेटल्स और मेटल्स जितने भी होते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कलीन अर्थ मेटल्स, सारे के सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 23 मॉलिकुलर ऑर्बिटल विच हैव हायर एनर्जी देन और एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड डैश। तो वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल जिनकी हाई एनर्जी होगी एटॉमिक ऑर्बिटल से। अब आपने MOT आपने पढ़ा होगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 से है।
केमिकल बॉन्ड से। तो हमने पढ़ा था ना कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जब वो ओवरलैप होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के जनरेट होते हैं, एक की एनर्जी कम होती है BMO और एक की ज़्यादा होती है ABMO। तो जिनकी एनर्जी एटॉमिक, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, तो जो एनर्जी लेवल पे ऊपर पाए जाते हैं, तो वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। 24 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल गिव्स ट्रैश कैरेक्टर। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आते हैं किसी मॉलिक्यूल में, अनपेयर्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स, तो इससे क्या मिलती है भाई, पैरामैग्नेटिक नेचर मिल सकती है। वैसे फेरोमैग्नेटिक भी मिल सकती है, तो दोनों हो सकता है, बोथ ए एंड बी। पैरामैग्नेटिक के मतलब जब लेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन की तादाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो तो पैरामैग्नेटिक है। और अगर मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाए तो उस सूरत में वो फेरोमैग्नेटिक है। तो हमारे पास जो ग्रुप 8B के एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे हमारे पास फेरोमैग्नेटिक होते हैं बिकॉज इनमें लार्ज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 25 एनीथिंग विच डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम। इनिशियल और फाइनल स्टेट पर जो चीज़ डिपेंड करती है उसको हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन। तो ये चैप्टर 5 के MCQs है हमारे पास, केमिकल एनर्जेटिक्स है। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे जो चीज़ डिपेंड करती है वो स्टेट फंक्शन कहलाती है। जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये स्टेट फंक्शन है। चूँकि हम प्रेशर को इनिशियल कह सकते हैं ना, इनिशियल फाइनल, P1 P2 V1 V2 और T1 T2, तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ये डिपेंड कर रही है। तो ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तीनों स्टेट फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, ये 25 MCQs हो गए। नेक्स्ट MCQs 26 है, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय। किसी भी रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो किससे मेजर की जा सकती है, तो एंथैल्पी हीट को ही हम कहते हैं, और उसको हम ग्लास कैलोरीमीटर से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैलोरीमीटर आप जानते हैं, कैलोरीमीटर आपकी हीट कैलकुलेशन के लिए आप कैलोरीमीटर को यूज़ करते हैं। बैरोमीटर नहीं हो सकता, क्योंकि बैरोमीटर से हम नॉर्मली क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। मैनोमीटर भी नहीं हो सकता, ठीक है, और थर्मोमीटर भी नहीं हो सकता। मैनोमीटर से तो हम नॉर्मली जो है वो विस्कोसिटी वगैरह जो होती है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं, और थर्मोमीटर से जो है वो टेम्परेचर को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है 2 फंडामेंटल वेज टू ट्रांसफ़र एनर्जी आर प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, हीट एंड वर्क, हीट एंड वॉल्यूम। तो C है हीट एंड वर्क, जैसे हीट मतलब Q और W वर्क डन, इसके थ्रू एनर्जी को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमने इसलिए पढ़ा है ना Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस W। तो एनर्जी का जो रिलेशन है वो हीट और वर्क डन के साथ है। तो ये भी हमारे पास चैप्टर 5 से है, केमिकल एनर्जेटिक्स से। नेक्स्ट है चैप्टर 6 से हमारे पास आ रहा है केमिकल इक्विलिब्रियम से, MCQ नंबर 28, कि AgCl डिजॉल्व विद कंसनट्रेशन दिस KSP विल बी व्हाट। तो KSP कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि AgCl है, तो ये Ag प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये X है और ये X है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा KSP के लिए। तो ये जो 2 इंटू 10 की पावर -2 है उसको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, 2 इंटू 10 की पावर -2 और 2 इंटू 10 की पावर -2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -4। तो D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। इनमें से कौन सा एक बेस नहीं है, तो इनमें से कौन सा बेस हमारे पास नहीं है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा दिस इज KOH। ये हमारे पास बेस है, चूँकि OH आ गया तो ये तो नहीं हो सकता। अमोनिया भी एक बेस है, क्योंकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर सकता है। तो ये लेविस के मुताबिक बेस है, इसको हम लेविस बेस कह सकते हैं कि लेविस बेस है। PH3 भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये भी बेस है, इसको हम कह सकते हैं लेविस बेस। जबकि BF3 जो है ना, BF3 की बात करें तो बोरॉन ट्राइफोलाइट, तो इसमें हमारे पास ये इस तरह से है। तो बोरॉन के लाशल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कहीं से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो BF3 यहाँ पर हमारे पास हो गया कि यहाँ बोरॉन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हमारे पास जो भी होते हैं वो क्या होते हैं भाई, लेविस के मुताबिक वो लेविस एसिड होते हैं। तो D ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है कि ये हमारे पास एसिड है, बेस नहीं है। 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सोल्यूशन विल बी बेसिक। इनमें से बेसिक कौन सा होगा, तो देखें NaCl तो न्यूट्रल होगा, चूँकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की फॉर्मेशन करेगा अगर इसको वाटर में डालेंगे। Na2SO4 सोडियम क्लोराइड बना लेगा, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे, तो ये भी हमारे पास न्यूट्रल हो जाएगा।
Na2CO3 ये बेस हमारा बनाएगा वाटर में जाने के बाद। जैसे हम इसको अगर वाटर में ऐड करें Na2CO3 को, जब इसका रिएक्शन वाटर से कराया जाएगा HOH से, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि H2CO3 बनेगा और NaOH बनेगा। तो NaOH बना और साथ में H2CO3 बना, कार्बोनिक एसिड बनी। तो NaOH हमारे पास हो गया स्ट्रॉन्ग बेस हो गया और H2CO3 हमारे पास हो गया वीक एसिड। तो ओवरऑल कैरेक्टर क्या हो गया, बेसिक हो गया इस पूरे सॉल्यूशन का। तो ये जो Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट, ये हमारे पास एक बेसिक सॉल्ट है, ये बेसिक नेचर रखता है। तो ये चैप्टर 7 से हो गया हमारे पास फर्स्ट ईयर से। ठीक है, ठीक है। तो ये MCQs आपको समझ में आए होंगे सारे। तो आगे डिस्कस करते हैं और MCQs को। 31 है आइडिया ऑफ पीएच एंड पीओएच वॉज फॉरवर्ड बाय। तो वो सोरेंसन नाम के साइंटिस्ट था जिसने पीएच और पीओएच का कॉन्सेप्ट दिया था। गिब्स ने जो है वो फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको गिब्स फ्री एनर्जी कहा जाता है, जो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। आइंस्टाइन ने तो जाहिर सी बात है कि ये तो पीएच पीओएच को जो नहीं दिया था कॉन्सेप्ट, इसने E=mc² का कॉन्सेप्ट दिया था। और चैडविक साहब ने क्या किया था, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 32 है एनी सब्सटेंस विच एक्सेप्ट H+ इज इन बेस फेवर्स द कंसेप्ट। मतलब H+ लेने वाला जो है वो क्या है भाई, बेस होता है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब H+ आप जानते हैं, H+ से मुराद यहाँ क्या, प्रोटॉन। प्रोटॉन डोनर एसिड है और प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस है। ये कॉन्सेप्ट दिया था लोरी ब्रोंस्टेड ने। आर्हेनियस ने तो H+ और OH- का कॉन्सेप्ट दिया था कि जो पानी में H+ देगा वो एसिड है, जो OH- देगा वो बेस है। और लेविस कॉन्सेप्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट होता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर होगा वो हमारे पास बेस होगा, और इलेक्ट्रॉन पेयर जो हमारे पास एक्सेप्टर होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा भाई, वो एसिड होगा। ठीक, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है कि प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट होता है ये हमारे पास, ये प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट होता है। प्रोटॉन के हवाले से यहाँ पर डीलिंग बात चल रही होती है। नेक्स्ट है व्हेन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज इन इक्विलिब्रियम विद मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स अपोजिटली चार्ज्ड आयन व्हेन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड डैश। तो क्या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज इन इक्विलिब्रियम विद मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन व्हेन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड व्हाट। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास सॉलिड प्रोडक्ट कहलाता है। स्पेरिंगली मतलब स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट अगर हम लेंगे AgCl और उसकी कंसंट्रेशन Ag+ और Cl- होगी। अगर हम इनको साथ में मिलाकर लिख देते हैं, इनका प्रोडक्ट अगर ले लें दोनों आइंस का, तो आप जानते हैं कि हमारे पास KSP कहलाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। नेक्स्ट है द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड। इंसानी ब्लड का पीएच कितना होता है, वो 7.35। तो ये ह्यूमन ब्लड का पीएच है। अगर पीएच इससे कम हो जाए, अगर जैसे अगर ब्लड 7 जैसे कि हो जाए, तो फिर इंसान जो है वो कोमा में चला जाता है। अगर 6 हो जाए तो इंसान की डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। और अगर 7.8 हो जाए तो उसका मतलब है कि इंसान फिर वो उसको डायबिटीज़ हो जाती है, डायबिटीज़ की बीमारी। तो 7.35 ये इंसान का नॉर्मल पीएच है ब्लड का। 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज मोर कंसनट्रेटेड। ज़्यादा कंसनट्रेटेड कौन सा होगा, 1 मोलर या 1 नॉर्मल, या ऑल हैव सेम कंसनट्रेशन। देखिए 1 मोलर अगर हम एक्वा सोल्यूशन की बात करेंगे तो मोलरिटी क्या चीज़ मतलब होती है, यहाँ पर जो है वो सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं। जबकि यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय लीटर, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, और नीचे जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के यहाँ पर जो नीचे हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है भाई, केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो पूरे सॉल्वेंट 1 kg होता है, फिर उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं। जबकि यहाँ पर सॉल्यूशन जो पूरा तैयार होता है उसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात की जा रही होती है। तो इसमें हमारे पास सॉल्वेंट कम होगा और सॉल्यूट ज़्यादा होगा 1 मोलर सोल्यूशन में। तो 1 मोलर सोल्यूशन ज़्यादा हमारे पास कंसनट्रेटेड होगा बनस्बत 1 मोलर या 1 नॉर्मल सोल्यूशन के। ठीक है। नेक्स्ट है 36 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन गैस सोल्यूशन। लिक्विड इन गैस सोल्यूशन की एग्जाम्पल क्या है, ओपल, डस्ट पार्टिकल इन स्मोक, पेंट्स या फॉग। तो फॉग हमारे पास जो होता है इसमें गैस के अंदर लिक्विड मौजूद होती है, जिसको हम लोग कहते हैं धुंध, जो सर्दियों में आजकल आपको सुबह दिख सकती है। 37 है सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 विल बी वॉट। सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन क्या होगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। तो आप फ़ौरन से क्या करें, सोडियम सल्फेट को पानी में डाल दें, तो NaOH बनेगा और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर अच्छा
तो NaOH बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ओवरऑल ये हमारे पास जो सोल्यूशन हो जाएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है द मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इन ड्राई आइस फॉर्म्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो ड्राई आइस बनाता है, तो तो ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास कैसे होते हैं, किस तरह क्रिस्टल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स होते हैं जो वेंट्रा वॉल फोर्सेस से जुड़े होते हैं। 39 है विच मॉलिक्यूल हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी अमंग द हेलोजेंस। अब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी, टॉप से बॉटम। हमें पता है कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ है। जितने ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी कम बॉन्ड, मतलब जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी कम बॉन्ड एनर्जी होगी। तो बॉन्ड लेंथ जो सबसे कम होती है वो फ्लोरीन के अंदर होती है। जो फ्लोरीन के आइटम छोटे होते हैं तो उसकी हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी हमारे पास है एफ की, क्योंकि इसमें आपको पता है कि छोटे आइटम्स होंगे। ये सेकेंड पीरियड का है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का है, और आयोडीन फिफ्थ पीरियड का है। तो जिसमें दो ही शेल होंगे तो फ्लोरीन के आइटम छोटे होंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ से मुराद क्या होता है कि जैसे दो आइटम्स हैं जो साथ में जुड़े हुए हैं तो उनके सेंटर्स के बीच के जो डिस्टेंस है वो बॉन्ड लेंथ है। इसी का बॉन्ड लेंथ का हाफ करने पर एटॉमिक रेडियस आपको आता है। 40 द मोस्ट पैरामैग्नेटिक एलिमेंट। तो देखो मोस्ट पैरामैग्नेटिक से मुराद यहाँ पर क्या आ जा रहा है, फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिक यहाँ पर क्या हो सकते हैं भाई, तीन है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये फेरोमैग्नेटिक है। तो इसमें आयरन यहाँ पर आंसर में है, आयरन, कोबाल्ट, निकल। वैसे तो आयरन भी आया हुआ है और कोबाल्ट भी आया। सबसे ज़्यादा मतलब फिर यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके पास है। तो आपको पता है कि ये हमारे पास S2D6 होता है एंड में, ये S2D7 होता है आयरन, कोबाल्ट। क्रोमियम S2D4 होता है, और मैंगनीज S2D5 होता है। तो सबसे ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंगनीज के पास है, तो मैंगनीज का सबसे ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर यहाँ पर होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से अगर देखें तो। जिसमें कि आपको पता है पैरामैग्नेटिक नेचर किस वजह से आती है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और मैंगनीज के अंदर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 4 5। तो सबसे ज़्यादा जो है वो पैरामैग्नेटिक नेचर मैंगनीज का हमारे पास होगा। MCQ 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एक्ट एज इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनमें से कौन सा एलिमेंट इनर्ट इलेक्ट्रोड के तौर पर एक्ट करता है। इलेक्ट्रोड तो सारे हो सकते हैं, कॉपर, आयरन, प्लैटिनम, नन। तो प्लैटिनम जो है वो हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है, चूँकि 4 मेटल्स होते हैं, हापा HAPA, ठीक है, HgAgPtAu। तो इसमें से चारों रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इसमें प्लैटिनम हमारे पास जो है वो इनर्ट हो जाएगा, जो रिएक्टिविटी नहीं देता। 42 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द केस ऑफ जिंक कॉपर सेल। जिंक कॉपर का जो सेल होता है जिसको वोल्टाइक सेल कहते हैं, तो उसमें कौन सी बात इसके लिए ट्रू है। फर्स्ट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस फ्रॉम कॉपर टू जिंक। ये गलत बात होती है क्योंकि जिंक से इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जाता है, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और कॉपर गेन करता है। ई नॉट ट्रेड ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज लेस देन दैट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। कॉपर की 0.34 होती है, जबकि जिंक की जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल की जब बात की जाती है तो ये होती है -0.76। तो ये भी गलत हो गया। जिंक टेस्ट एस एनोड एंड कॉपर एस कैथोड। जिंक हमारे पास एनोड होता है, कॉपर कैथोड होता है। चूँकि हमें पता है जिंक ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीजन लॉस करता है, एनोड है, एनोड में ऑक्सीडेशन होती है बिल्कुल, और कैथोड में रिडक्शन होती है। तो ये बात सही है, सी, जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है जिसको कॉपर गेन कर लेता है, कैथोड, ठीक है। 43, अच्छा ये चैप्टर 7 से हमारे पास था, वोल्टाइक सेल का जो टॉपिक है वहाँ से। 43 द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस एस डैश। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको अल्फा से शो किया जाता है, जितनी ज़्यादा डायल्यूशन होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रो जो है वो क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी। तो डायल्यूशन इंक्रीजेस, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 44 है सॉल्ट ब्रिज ट्रांसफर्स वाट। तो आपको पता है कि जब भी हम गैल्वानिक सेल कोई बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम एक सॉल्ट ब्रिज अप्लाई कर देते हैं, फिर हम उसके साथ इस तरह से जो है वो बना हुआ होता है, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, आइंस को ट्रांसफ़र करता है। आइंस जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं यहाँ से यहाँ सॉल्ट ब्रिज के ज़रिए। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आइंस, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहे। तो ये भी चैप्टर 7 है। जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक आप डिटेल में आप मेरा देख लेंगे तो वहाँ पर आपको ये डिटेल समझ में आ जाएगी। 45 है कैपेसिटी ऑफ 1 लेड एसिड अक्यूमुलेटर सेल इज डैश।
तो टोटल जो लेड एसिड एक्यूमुलेटर होता है वो 12 वोल्ट उसकी वोल्टेज होती है, जिसमें से टोटल एक और 6 सेल टोटल इसके अंदर होते हैं। तो एक 2 वोल्टेज देता है, तो 6 जो है वो 12 वोल्ट देते हैं। तो तो 1 लेड एसिड एक्यूमुलेटर जो होता है, जिसको हम जो है वो मोटर बैटरी भी कहते हैं, मोटर बैटरी, तो जो ओसाका या एजीएस या एक्साइड वगैरह की होती है, तो वो एक सेल जो है वो 2 वोल्ट जनरेट करता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2N2O5 और ये जहाँ पर बन रहा है डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की डिकम्पोजिशन हो रही है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरह से निकालते हैं कि जब हम इसका dx/dt लेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो जो रेट इक्वेशन के अंदर जो पावर आएगी उसके ऊपर N2O5 के ऊपर वो 2 आएगी, और ये पावर ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो ये जो मोल लिखे हुए होते हैं यही यहाँ पर ऑर्डर आ जाता है इससे। 47 रेडिएशन आर एब्जॉर्ब्ड इन, ये चैप्टर 8 से केमिकल काइनेटिक्स से रेडिएशन किस में एब्जॉर्ब होते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेथड, डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, रिफ्रैक्टोमेट्रिक मेथड। तो डिफरेंट हमारे पास मेथड्स होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेथड में रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया जाता है, जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। 48 एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यू टू व्हाट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मतलब जो रिएक्शन को स्टार्ट कर सके, तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए तो ये रिएक्टेंट के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है। और किस वजह से होता है कि जब मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन आपस में कर लें। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इफेक्टिव कोलिजन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो ये सब चैप्टर 8 के एमसीक्यूज चल रहे हैं। 49 है बायो कैटालिटिकल प्रोटीन्स। ये बायो कैटलिस्ट किसे कहा जाता है, तो ए एंजाइम कहा जाता है। तो कैटलिस्ट आपको पता है कि वो 4 तरह के होते हैं, जिनमें से एक एंजाइम होते हैं जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। 50 एडिशन ऑफ टेट्राइथाइल लेड इन पेट्रोल इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। तो टेट्राइथाइल लेड जो हम डालते हैं, ठीक है, तो टेट्राइथाइल लेड PbC2H5 4, तो ये रिफॉर्मिंग ऑफ पेट्रोलियम इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये टेट्राइथाइल लेड यहाँ पर हमारे पास एक तरह से नॉक इनहिबिटर होता है, जो नॉकिंग के प्रोसेस को रोकता है। सेकेंडरी चैप्टर 6 में इसकी डिटेल मौजूद है पूरी। तो टेट्राइथाइल लेड जो है वो असल में एक नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, जो नॉकिंग की रिएक्शन को, नॉकिंग की स्पीड को डाउन करता है, जिससे फ्यूल जो है उसका एवरेज बढ़ जाता है और वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ईयर के सारे एमसीक्यूज़ हो गए, 50 के करीब कराएं, सारे कंप्लीट बुक से। अब सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज़ देखते हैं। एक्सक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम, द ये फर्स्ट चैप्टर 2 से स्टार्ट हो रहा है। द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज़ व्हाट। हाइड्रोजन हीलियम को अगर हटा दिया जाए तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा हमारे पास होगा पीरियोडिक टेबल में। तो ये सबसे राइट साइड पे होगा सेकंड पीरियड में। तो फ्लोरीन जो होगा वो हमारे पास स्मॉलेस्ट होगा, जो कि लेफ्ट से राइट जाते हुए एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज होता है। मोस्ट ऑफ द नोन एलिमेंट्स आर मेटल्स ऑफ डैश ऑफ पीरियोडिक टेबल। ज़्यादातर नोन एलिमेंट्स जो है वो किस ब्लॉक के मेटल्स हैं, तो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं वो ज़्यादातर जो है नोन एलिमेंट्स हैं। नॉन एलिमेंट्स हमारे इसी में आयरन, कोबाल्ट, निकल, उस तरह से सिल्वर, गोल्ड, ये सब आपको डी ब्लॉक में मिलता है। थर्ड है द आयनाइजेशन एनर्जी डैश इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप से बॉटम जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या डिफरेंस पड़ेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। ग्रुप ट्रेंड है ये, टॉप से बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, तो बी ऑप्शन है। फोर्थ है ऑफ द फॉलोइंग गिवन एलिमेंट्स डैश एटम हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इनमें से किसकी होगी, तो बेरिलियम, फोरॉन, नाइट्रोजन और नियोन। हाईएस्ट आईपी सबसे राइट साइड पर जो है वो आईपी बढ़ती है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आईपी इंक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा आईपी यहाँ पर नियोन की होगी, जो कि सबसे राइट पर होता है, चूँकि नियोन आपको पता है 8A ग्रुप का है, नोबल गैस है। फिफ्थ है द एलिमेंट ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज़ फॉर्म व्हाट। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज से मुराद यहाँ पर हम कह सकते हैं नॉन मेटल, चूँकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। नॉन मेटल जो ऑक्साइड्स बनाते हैं वो हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ए ऑप्शन, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होगी। 6 से डैश एटम हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज। सबसे छोटा साइज़ किसका होगा इसमें से, तो देखें तो रुबिडियम तो ऐसे ही हट गया, कार्बन भी हट गया। फ्लोरीन और लिथियम में फ्लोरीन राइट साइड पे होता है, राइट साइड पे जो कि जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, तो फ्लोरीन सबसे छोटा हो गया इन सब में। सेवंथ है हाइड्रोजन जनरली कंबाइंस विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, नॉन ऑफ दिस। पोलर बॉन्ड बनाते हैं, चूँकि आयनिक बॉन्ड आयनिक हाइड्रेट बनेगा तो भी पोलर है, और अगर किसी नॉन मेटल से मिलेगा अगर, तो वो जाहिर सी बात है HCl वगैरह ये सब बनेगा तो ये भी पोलर ही होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, पोलर बॉन्ड।
क्योंकि सिर्फ आयनिक भी बनाते हैं वो कोवेलेंट भी बनाते हैं, लेकिन आयनिक भी पोलर होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड जो बनाता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। 8 इथाइलिन कैन बी हाइड्रोजनेटेड टू डैश। इथाइलिन से मुराद है C2H4। जब इसकी हाइड्रोजनेशन करेंगे, मतलब हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो C2H6 बन जाएगा, वो इथेन बन जाएगा। डबल बॉन्ड जिसमें सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, C2H6 में कन्वर्जन हो जाएगी। नाइन्थ आउट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 इज द हाईएस्ट एटॉमिक नंबर इज फॉर, जो सबसे नीचे है। अब आपको पता है कि वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। तो फ्रांशियम या सीजियम इसमें देखा तो सीजियम है, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर इसी का होगा। 10th एल्कली मेटल्स फॉर्म व्हाट? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर, वैन डर वाल्स। तो एल्कली मेटल्स हमारे पास जो बॉन्ड बनाते हैं वो मोस्ट डोमिनेंटली वो आयनिक बॉन्ड ही बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, जैसे सोडियम वगैरह, सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। 11th है बायर्स प्रोसेस। तो ये चैप्टर 4 से है। बायर्स प्रोसेस यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ व्हाट? बायर्स प्रोसेस हम जो है वो बॉक्साइट की प्योरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बायर्स मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास इम्प्योरिटीज़ के अंदर क्या मौजूद हो। तो दो इम्प्योरिटीज़ होती है ना, एक सिलिका होती है और एक Fe2O3 होता है। तो Fe2O3 जब रस्ट होता है तो फिर उस सूरत में बॉक्साइट में, तो हम उस सूरत में बायर्स प्रोसेस फॉलो करते हैं। बॉक्साइट क्या है हमारे पास? बॉक्साइट इज़ एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एक ओर है, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.NH2। तो इसमें अगर इसके अंदर अगर गैंग पार्टिकल के तौर पे, इम्प्योरिटीज़ के तौर पे अगर Fe2O3 मौजूद है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम बायर्स मेथड फॉलो करते हैं, जिसमें हमें NaOH के साथ रिएक्शन करवाना पड़ता है बॉक्साइट ओर का। 12 है इन ग्रुप 4 है द मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप। मेटेलिक कैरेक्टर टॉप से बॉटम जब भी जाएंगे तो हमेशा इंक्रीज ही होती है, तो A इंक्रीज हो जाएगा। 13 है टू किल बैक्टीरियल मोस्ट ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर इज ट्रीटेड विद। बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए क्लोरीन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन हमारे पास वाटर की स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है 14 है फॉस्जीन इज़ द कॉमन नेम ऑफ व्हाट? फॉस्जीन हमारे पास होता है COCl2। कार्बोनिल क्लोराइड का ही कॉमन नेम है, पॉइजनस गैस है, तो कार्बोनिल क्लोराइड COCl2, और ये टॉक्सिक होता है, पॉइजनस गैस है। नेक्स्ट है 15 है रोम्बिक सल्फर कंसिस्ट ऑफ व्हाट? रोम्बिक सल्फर S8 S2 S4 एसिड चेन्स। तो रोम्बिक सल्फर में एसिड की रिंग्स होती हैं, सल्फर के 8 एटम्स होते हैं, तो वो रोम्बिक सल्फर की फॉर्मेशन करते हैं। तो रोम्बिक टाइप का शेप होता है, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है, इस तरह का शेप बन रहा होता है। तो रोम्बिक सल्फर को ही हम लोग अल्फा सल्फर भी कहते हैं। तो ये चैप्टर 4 से। ये भी 16 है ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय द इंट्रैक्शन ऑफ Cl2 एंड क्लोरीन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनाते हैं। तो और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर जो हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो वो हम यहाँ ड्राई स्लेट लाइम यहाँ पर हम यूज़ कर रहे होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। और जिस प्लांट से बनाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हैसन क्लेवर्स प्लांट, जो इसका इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की जाती है। 17 है एलिमेंट्स इन विच डी ऑर्बिटल्स आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। वो एलिमेंट जिनमें डी ऑर्बिटल प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में होता है, इसको हम लोग कहते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी, और इनर ट्रांजिशन F ब्लॉक होते हैं। नेक्स्ट है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स विच शोज पैरामैग्नेटिज्म हैव। तो ये से पहले भी बता चुके इसी लेक्चर में कि अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो सूरत में पैरामैग्नेटिज्म आएगी। 19 है इन कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग द मॉलिक्यूल्स और आइंस विच बॉन्ड टू सेंट्रल मेटल एटम इज आर कॉल्ड डैश। वो मॉलिक्यूल या आयन जो सेंट्रल मेटल एटम से बॉन्डेड होते हैं। ये चैप्टर 5 से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन से। तो मेटल के साथ जो जो चीज़ बॉन्ड बनाती है कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो वो लिगेंड्स कहलाते हैं, तो C ऑप्शन है। 20 है इन द सिस्टम ऑफ नेमिंग कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट कंपाउंड कैटाइंस आर नेम डैश आयन। तो आपको पता है पहले कैटाइन का नाम आता है, फिर लिगेंड का नाम आता है, फिर मेटल का नाम आता है, फिर एनाइन का नाम आता है। तो कैटाइन का नाम पहले आता है, तो B ऑप्शन हो जाएगा बिफोर एनाइंस। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड FeS और CuS। तो इसका मिक्सचर हमारे पास क्या कहलाता है? FeS और CuS का। तो ये चैप्टर 5 से है मेटलर्जी ऑफ कॉपर से, तो इसको हम लोग कहते हैं मैट। तो वो मैट कहलाता है। तो ये हमारे पास जो बेसमराइजेशन प्रोसेस है, तो उसके थ्रू हम उसको अलग कर रहे होते हैं। मैट की प्रोडक्शन जो है ना, वो रोस्टिंग के बाद जो स्मेल्टिंग होती है, तो स्मेल्टिंग में हमारे पास मैट बचता है। 22 सिल्वर नाइट्रेट इज़ कॉमनली कॉल्ड सिल्वर नाइट्रेट या AgNO3। इसको लूनर कास्टिक भी कहा जाता है, फॉर्मूला होता है AgNO3। डैश इज़ यूज एज फंजीसाइड एंड जर्मीसाइड। फंगस और जर्म्स को रिमूव करने के लिए हम ब्लू स्टोन इस्तेमाल करते हैं, जिसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, CuSO4। 24 द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ टिन ऑन बेस मेटल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोरोजन इज कॉल्ड। उसको टिन प्लेटिंग कहते हैं, चूँकि
तो टिन यूज़ कर रहे हैं तो टिन प्लेटिंग ही कहलाएगा। 25 डैश इज़ नॉट द ओर ऑफ कॉपर। बुलोविट्रियोल कॉपर का और कॉपर सल्फेट, क्यूप्राइड भी कॉपर का और है, चैल्कोसाइड भी है। स्टील कॉपर का और नहीं है, बल्कि स्टील जो है वो एक अलॉय है जो आयरन और उसके साथ जो है वो फिर हम निकल क्रोमियम वगैरह ये सब मिलाकर बनाते हैं। 26 है द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी। तो वो यूरिया है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको बनाया गया था, जिसको फ्रेडरिच वोहलर ने बनाया था, जर्मन केमिस्ट ने। 27 डैश ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिक नहीं है? पेनिसिलिन ऑर्गेनिक है, यूरिया भी ऑर्गेनिक है, ऑक्जेलिक एसिड भी ऑर्गेनिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड हाफ H2O। इसमें आप देख सकते हैं कार्बन कहीं नहीं है, तो ये हमारे पास इनऑर्गेनिक नेचर का है। 28 है पेट्रोलियम इन द अनरिफाइंड फॉर्म। अनरिफाइंड पेट्रोलियम को क्रूड ऑयल कहा जाता है, जिसको बाद में रिफाइन किया जाता है। 29 है ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग द लार्जर हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर एंड मोर वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स। हाइवियर हाइड्रोकार्बन को लाइटर में ब्रेक करने का प्रोसेस क्रैकिंग कहलाता है, बी। 30 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्पेशली द अनसैचुरेटेड वंस शो अ ग्रेट टेंडेंसी टू यूनाइट। बहुत सारे अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड टूट कर वो आपस में यूनाइट हो जाते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? ये पोलीमराइजेशन कहलाता है, जिसमें छोटे छोटे मोनोमर्स जो मोस्टली अनसैचुरेटेड होते हैं वो कंबाइन होकर पॉलीमर्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, पोलीमराइजेशन। 31 है द क्वालिटी ऑफ पेट्रोलियम इज डिटरमाइंड बाय व्हाट। पेट्रोलियम की क्वालिटी ऑक्टेन नंबर से डिटरमाइन की जाती है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑक्टेन रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा जो है वो क्वालिटी पेट्रोलियम की होगी। और ऑक्टेन नंबर इंक्रीज़ करने के लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। नेक्स्ट रिमूवल ऑफ वन ऑफ द हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन प्रोड्यूसेस अ डैश। मतलब RH है, अगर आप उसमें से H हटा दें तो आपके पास अल्काइल रेडिकल प्रोड्यूस हो जाएगा, ए ऑप्शन। 33 डैश इज़ द कॉमन नेम ऑफ इथानॉल। मिथानॉल मतलब CH3OH, जिसको कॉमनली हम वुड स्प्रिट कहते हैं। तो इनमें से कोई भी नाम नहीं है, तो डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका कॉमन नेम हमारे पास होता है वुड स्प्रिट, क्योंकि लकड़ी से इसको हासिल किया जाता है, दैट्स वाई। 34 है डैश द अल्केन्स हैव डैश। अल्केन्स का टेट्राहेड्रल फ्रेमवर्क तो होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल भी होते हैं, अच्छा नहीं सॉरी, ये प्लेनर नहीं होते, नॉन प्लेनर होते हैं। टेट्राहेड्रल है ना, तो जाहिर सी बात है प्लेन पे वो रखा नहीं सकता, लीनियर भी नहीं होते, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, टेट्राहेड्रल फ्रेमवर्क। जो कि अल्केन्स आप जानते हैं कि वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और sp3 होने की वजह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इनका आता है, क्योंकि सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं इसमें। 35 है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, उनको हम अल्केन्स भी कहते हैं सैचुरेटेड, चूँकि सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। अल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड, अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैराफिन्स कहते हैं, पैरा मतलब होता है लेस और फिन के मतलब होते हैं रिएक्टिव, चूँकि लेस रिएक्टिव होते हैं तो उनको पैराफिन भी कहा जाता है। अल्कीन्स को और क्या कहा जाता है? ओलेफिन्स कहा जाता है, चूँकि ऑयल के अंदर ये मौजूद होते हैं। क्योंकि ऑयल अनसैचुरेटेड होता है तो डबल बॉन्ड उसके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं, तो ओलेफिन्स कहते हैं इसको, अल्कीन्स को, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। अल्कीन्स यूजली अंडरगो, अल्कीन्स जो होते हैं, जो कि डबल पाई बॉन्ड इनके अंदर होता है, तो यूजुअली एडिशन रिएक्शन अंडरगो करते हैं ये। 39 है, चूँकि अल्केन्स जो है वो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। 39 है डैश इज प्रिपेयर्ड ऑन ए स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग टुगेदर इथाइल अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इथाइल अल्कोहल के साथ अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कराएं तो क्या होगा कि सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो यहाँ से इसमें से वाटर को रिमूव करके वो इथीन की फॉर्मेशन कर लेता है, तो इथीन बनता है, इथाइलिन जिसको हम कॉमन नेम कहते हैं, तो C2H4। इथाइल अल्कोहल में वाटर निकालेंगे तो इथीन बनेगा। 40 द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड फ्रॉम एडजेसेंट एटम्स इज कॉल्ड व्हाट। तो ये हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है, मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव कर दें तो वो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है, जिसको हम लोग एलिमिनेशन भी कहते हैं, जो KOH अल्कोहलिक लेने से होता है, तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाता है ये, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। इससे नॉर्मली अल्कीन्स की फॉर्मेशन, अल्काइंस की फॉर्मेशन हो रही होती है। 41 डैश इज यूज टू मैन्युफैक्चर मस्टर्ड गैस विच इज पॉइजनस गैस यूज इन एज वॉर गैस। किसको इस्तेमाल किया जाता है मस्टर्ड गैस को बनाने के लिए? तो इथाइलिन इथीन को इस्तेमाल किया जाता है। इथीन का रिएक्शन जब H2Cl2 से होता है सल्फर मोनोक्लोराइड से, तो मस्टर्ड गैस बनता है। मस्टर्ड गैस का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, CH2CH2Cl और दूसरी तरफ भी CH2CH2Cl। तो ये हमारे पास मस्टर्ड गैस वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल किया गया था, इस गैस को, पॉइजनस गैस है। 42 द नंबर ऑफ जाइलिन आइसोमर्स। जाइलिन किसे कहते हैं बच्चों? कि जब बेंजीन रिंग के दोनों तरफ CH3 अटैच हो जाए, यहाँ पर भी CH3 आ जाए, यहाँ पर भी CH3, दिस इज जाइलिन। इसके 3 आइसोमर हो सकते हैं, एक CH3 यहाँ अटैच हो जाए, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन, तो 3 आइसोमर होंगे। और वो तीनों आइसोमर कौन से होंगे? पोजीशन आइसोमर होंगे, जिसमें आप पोजीशन चेंज कर रहे होंगे CH3 की।
43 डैश इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ड्रॉपिंग वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड के साथ वाटर जब हम मिलाते हैं तो इसमें हमें इथाइन की फॉर्मेशन होती है, इथाइन मिलता है। तो एथाइन का कॉमन नेम एसिटाइलिन होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 44 है फिनॉल इज रिड्यूस टू डैश व्हेन इट्स वेपर आर पास ओवर रेड हॉट जिंक। तो फिनॉल को पता है कि फिनॉल का फॉर्मूला होता है यहाँ पर OH होता है ना बेंजीन के साथ। जब जिंक से रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन ये रिमूव हो जाता है, यहाँ से इसका जिंक ऑक्साइड बन के निकल जाता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट हमारे पास फाइनल बचता है मतलब जिंक के थ्रू, तो वो हमारे पास बेंजीन बचता है। तो फिनॉल की रिडक्शन करके हम बेंजीन बना सकते हैं जिंक के थ्रू। 45 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट, benzene acts with alkyl and acyl halide giving alkylated and acylated benzene. This reaction is called, तो ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाते हैं जिसमें अल्काइलेशन भी हो सकती है, एसाइलेशन भी हो सकती है। 46 है मोनोहोलो डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड डैश। मतलब अल्केन्स हैं, अल्केन्स में से अगर हाइड्रोजन रिमूव करके हटा के X लगा दें तो दिस विल बी कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स। मोनो हैलो डेरिवेटिव मतलब एक हैलोजन अगर सब्सटीट्यूट कर दिया जाए तो वो अल्काइल हैलाइड कहलाता है। 47 है तो एसाइल हैलाइड नहीं कहला सकते हैं, ठीक है, और अराइल हैलाइड भी नहीं है। 47 द जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड इज, तो RX हो जाएगा ना, तो CnH2n+1 के साथ X आ जाएगा, तो ये हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 है व्हेन एन अल्कीन इज ट्रीटेड विथ हैलोजन एसिड डैश इज फॉर्म। अल्कीन ले लिया आपने और अल्कीन के साथ आपने ट्रीटमेंट किसकी कर दी भाई, हैलोजन एसिड की, मतलब HX की। तो क्या हो जाए, एक तरफ पाई बॉन्ड टूटे, एक तरफ H आ जाएगा, एक तरफ X आ जाएगा, तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगी ए। 49 है फार्मूला ऑफ थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2, इसी को हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। इफ़ इथीन इज ट्रीटेड विथ HBr, इथीन की ट्रीटमेंट अगर हम HBr से करेंगे तो पाई बॉन्ड टूटेगा, एक तरफ H आएगा, एक तरफ Br आएगा, तो इथाइल ब्रोमाइड बन जाएगा हमारे पास C2H5Br, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 51 MCQs है व्हेन मेटेलिक सोडियम इन ईथर इज हीटेड विद अल्काइल हैलाइड अ हायर अल्केन इज फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड व्हाट। मतलब मेटेलिक सोडियम अगर का ट्रीटमेंट अगर किया जाएगा RX के साथ, जब हम Na मिलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपको पता है ये वुड्स रिएक्शन है, उसको वुड्स रिएक्शन कहा जाता है, और वुड्स रिएक्शन में R की कपलिंग हो जाती है, डबल R बन जाता है, तो ये वुड्स रिएक्शन कहलाता है बी। 52 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हेन रिएक्ट्स विद अमोनिया। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX के रिएक्शन अगर आप अमोनिया से कराएंगे, अमोनिया को हम इस तरह NH और H में, NH2 और H में ब्रेक कर देते हैं, तो RH के साथ कनेक्ट करके अल्केन की फॉर्मेशन करेगा बी। 53 ऑन पासिंग CO2 थ्रू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डैश इज फॉर्म। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CO2 से रिएक्शन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, CH3MgBr का, तो ये इथेनोइक एसिड की फॉर्मेशन करता है, या फिर हम कह सकते हैं एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। तो ये कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन CO2 से हो। तो ये चैप्टर 8 है अल्काइल हैलाइड, वहाँ से ये आया है। 54 है ऑन एडिंग फॉर्मेल्डिहाइड टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डैश इज फॉर्म। फॉर्मेल्डिहाइड ऐड करने पर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनता है, या 1 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। द हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बाय हीटिंग विद एक्वस अल्कली इज अ डैश सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर एक्वस अल्कली मतलब कि OH ले लेंगे और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो अल्काइल हैलाइड आपको पता है कि हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, तो बी हमारे पास है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN जिसमें करेगा, SN1 भी कर सकता है, SN2 भी कर सकता है। A reaction in which an atom or group of atoms replaces an atom or group of atom already present in the molecule of substance, इसको हम सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, जिसमें रिप्लेसमेंट होती है। 57 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स व्हाट। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है बच्चों के, इस तरह से सेकंड कार्बन पे OH की अटैचमेंट होती है। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे तो ऑक्सीडेशन का रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर हम कर लें, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर ले, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर ले, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो एसीटोन की फॉर्मेशन होती है। मतलब सिंपल है ना कि ये 3 कार्बन इस तरह से हो गए ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यही कहलाता है। अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें, यहाँ से कर लें, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास एसीटोन बनेगा, प्रोपेनॉन भी जिसको हम कह सकते हैं IUPAC नेम के अंदर। 58 डैश इज द एंड प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ये चैप्टर 9 से है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में जो एंड प्रोडक्ट आपके पास आता है वो इथेनॉल आता है, शराब बनाने के लिए जिस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं। 59 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर कॉमनली रिफर्ड टू एज। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर आपको कार्बोनिल ग्रुप आपको मिल सकता है। 60 है इन एल्डिहाइड्स 1 बॉन्ड ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज ऑलवेज अटैच टू। आपको पता है एल्डिहाइड के अंदर कार्बोनिल के एक तरफ 100% क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन लाजमी अटैच होना चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, हाइड्रोजन एटम।
नेक्स्ट है एन एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन गिव्स व्हाट। एल्डिहाइड जब ऑक्सीडाइज होता है तो क्या बनाता है? एल्डिहाइड से मुराद ये, जैसे कि एल्डिहाइड ले लिया, ऑक्सीडेशन से मुराद अगर हम इसमें एडिशन ऑफ, अगर हम इसमें ऑक्सीडेशन जब हम इसकी करते हैं तो ऑक्सीडेशन करने पर एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाता है, तो ये फॉर्मिक एसिड बना लेता है, तो एक एसिड की फॉर्म करेगा, सी ऑप्शन। 62 है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट यील्ड्स व्हाट। कैल्शियम फॉर्मेट की ड्राई डिस्टिलेशन करने से क्या बनेगा? कैल्शियम फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है कि HCOO और उसके साथ कैल्शियम लगा देंगे और HCOO के साथ ट्वाइस आ जाएगा। ड्राई डिस्टिलेशन करने के लिए हम इस तरह से कैल्शियम ले लेंगे, सॉरी कैल्शियम ले लेंगे इसको इस तरह से, ठीक है। उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ OH, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर OH, ठीक है। यहाँ सॉरी यहाँ पर HH लेंगे। तो कैल्शियम फॉर्मेट जब हम लेते हैं तो यहाँ पर हम इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं तो CaCO3 बनता है, और साथ में इसमें हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड की प्रोडक्शन हो जाती है, फॉर्मेल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। इसको यहाँ पर दोबारा से मैं दिखा देता हूँ। कैल्शियम फॉर्मेट क्या है? कैल्शियम है और HCOO तो फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ कुछ जगह मिल नहीं रही मुझे, चलो यहाँ पर लिख देते हैं। तो कैल्शियम फॉर्मेट लेना ना, कैल्शियम लिया आपने और फॉर्मेट लेने से मुराद HCOO, ठीक है। तो ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। तो यहाँ से मॉलिक्यूल पूरा ब्रेक होकर CaCO3 अलग हो जाता है और यहाँ से ये फॉर्मेल्डिहाइड अलग हो जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, कैल्शियम एसीटेट लेंगे तो फिर एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ड्राई डिस्टिलेशन में मॉलिक्यूल यहाँ से पूरा इस तरह से ब्रेक हो जाता है। 63 इन कीटोन्स द टू बॉन्ड्स ऑफ कार्बोनिल आर अटैच टू टू व्हाट। कीटोन्स में कार्बोनिल के दो बॉन्ड किसके अटैच होते हैं? दो, चूँकि आप जानते हैं कीटोन इस तरह से होता है RC डबल बॉन्ड OR, तो दोनों तरफ रेडिकल से अटैचमेंट होती है, अल्काइल रेडिकल से, तो ए ऑप्शन है। 64 है एल्डिहाइड्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम कीटोन बाय। एल्डिहाइड और कीटोन की डिस्टिंग्विशेस दो होती है, एक तो टॉलरेंस रीजन टेस्ट है और एक फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, तो डी यहाँ पर हो गया फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन असल में कॉपर हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है जिसमें NaOH भी मौजूद होता है, तो ये हमारे पास फेलिंग सोल्यूशन कहलाता है। तो एल्डिहाइड इसका पॉजिटिव टेस्ट देता है और कीटोन नेगेटिव टेस्ट देता है। एल्डिहाइड के केस में यहाँ पर जो है रेडिश ब्राउन PPT बन जाती है, जबकि कीटोन में नहीं बनती। लास्ट MCQ है इथाइल एसीटेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ व्हाट। इथाइल एसीटेट एस्टर है, तो वो किसके एक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड में बनेगा? याद रखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी अल्कोहल से रिएक्शन करेगा तो सूरत में ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन कहलाएगी, एस्टर बनेगा, तो डी ऑप्शन है अल्कोहल। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलकर एस्टर की फॉर्मेशन करते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है एस्टरिफिकेशन। तो बेटे 65 MCQs जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है मैंने आपको यहाँ पर बता दिए कराची यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट के हवाले से। तो आई होप सो कि आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। इसके PDF भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। बाकी अगर आपको फिजिकल क्लासेस KU के एंटी टेस्ट के लिए ज्वाइन करनी है या फिर डिफरेंट और यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो दुबई इल्म कोचिंग सेंटर से मेरा ताल्लुक़ है। 9, 10, फर्स्ट सेकेंड ईयर एप्टीट्यूड की तमाम यूनिवर्सिटीज़ की प्रिपरेशन यहाँ कराई जा रही होती है। तो इसके कैंपसेस गुलशन इकबाल में औरंगी टाउन के अंदर मौजूद हैं, और व्हाट्सएप नंबर भी मेरा जो है वो डिस्क्रिप्शन पे होगा, आप चाहे तो वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप फिज़िकली मुझसे क्लास लेना चाहते हैं। वरना यूट्यूब के अंदर अच्छे खासे लेक्चर्स मेरे पड़े हुए हैं, अगर आप दूर हैं कराची से तो आप ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मैं अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे लेक्चर को लाइक करें। तो बाकी बहुत सारे लेक्चर मैंने आपके लिए 700+ लेक्चर्स मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं, मैं केमिस्ट्री के और इंग्लिश की और इसके अलावा भी सब्जेक्ट्स के, जो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।